हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर हम फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए। और आज की हमारी क्लास है बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए, जिसमें हमने लास्ट टर्न पर अपना टॉपिक स्टार्ट किया था क्वांटम नंबर का सेकेंड पॉइंट, एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसमें सिग्निफिकेंस में हमने दो चीजें पढ़ी थी। क्या पहली तो थी हमारी, इसमें हमने नंबर ऑफ शेल्स में सब शेल्स पढ़े थे, यानी कि जो हमारे नंबर ऑफ शेल है, अगर हमारा नंबर ऑफ शेल 1 था यानी कि n इक्वल्स टू 1 था, तो इसमें हमारा कौन सा सब शेल होता था, इसमें हमारा s सब शेल आता था। और अगर हमारा n इक्वल्स टू 2 था तो s और p सब शेल, n इक्वल्स टू 3 पर s p d सब शेल, और n इक्वल्स टू 4 पर s p d f सब शेल आता था। तो इसमें अगर हम नंबर ऑफ शेल 1 लेते थे तो इसका मतलब फर्स्ट शेल में सिर्फ s सब शेल प्रेजेंट होता था। ऐसे ही हमारा ऑर्डर चला गया था। और फिर हमने सेकेंड पॉइंट में क्या पढ़ा था, सेकेंड पॉइंट में हमने ये पढ़ा था कि किसी सब शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। जैसे जो हमारा फर्स्ट यानी कि s सब शेल है, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। और ये हमने कैसे फाइंड किया था, ये हमने फाइंड किया था एक फॉर्मूले से। और हमारा फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था हमारा 2 इंटू 2l प्लस 1। इसमें हमने l की वैल्यू पुट की थी। l की वैल्यू कहाँ से पुट की थी, जो हमारा l था हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर, और इसकी रियल वैल्यू l के लिए s p d f, इनके लिए रियल वैल्यू फाइंड की थी। कहाँ क्या क्या होती थी, 0 1 2 3, ये वैल्यू यहाँ पर पुट करते थे और फिर यहाँ से हमारी क्या निकलते थे, सब शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड होते थे। अब बात करते हैं इसकी ज्योमेट्री के बारे में। जो हमारे SPDF सबशेल्स होते हैं, ये ज्योमेट्री कैसी शो करते हैं, इनकी ज्योमेट्री कैसी होती है। जो हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर है, इसमें हमें सबशेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है। ये किसने दी थी, ये हमें किसने दी थी, ये हमें दी थी सोमरफील्ड नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। और इन्होंने क्या बताया था, सबशेल की एंगुलर मोमेंटम, एनर्जी और ज्योमेट्री के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई थी। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसकी ज्योमेट्री के बारे में पता करेंगे कि इनकी ज्योमेट्री कैसी होती है। तो लास्ट टाइम पे हमने इसके 2 पॉइंट्स कंप्लीट किए थे, आज इसका तीसरा पॉइंट स्टार्ट करते हैं। तो इसमें ज्योमेट्री की बात करें, अब हमने एक पॉइंट लिखाया था जब हमने एजीमुथल क्वांटम नंबर लिखी थी, तो उसमें एक पॉइंट था कि ये नॉड्स पर भी डिपेंड करता है। क्या होते हैं, नॉड्स। नॉड्स ऐसे ही होते हैं। अब नॉड्स पर कैसे डिपेंड करता है, देखो जो ज्योमेट्री होती है वो हम एजीमुथल क्वांटम नंबर से वेरीफाई कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब ये कैसे निकलेगी, ये रियल वैल्यू पर डिपेंड करती है। रियल वैल्यू यानी कि l की वैल्यू पर डिपेंड करती है। l की वैल्यू कब क्या होती है, s सब शेल के लिए ज्योमेट्री निकालेंगे, फिर p के लिए, फिर d के लिए और फिर f के लिए, सब चारों सब शेल के लिए अलग अलग ज्योमेट्री निकलेगी। अब देखिए s सब शेल के लिए अगर ज्योमेट्री निकालते तो s सब शेल के लिए हमारी रियल वैल्यू कितनी होती थी, s सब शेल के लिए हमारी रियल वैल्यू 0 होती थी। रियल वैल्यू 0 होने का मतलब ये होता है कि इसकी ज्योमेट्री में एक भी नॉड नहीं बनता है, एक भी नॉड नहीं बनता है। तो s सब शेल में नॉड्स नहीं बनते हैं, तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, जब इसमें नॉड नहीं बनता तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे सिमेट्रिकली प्रेजेंट होंगे सब जगह। कैसे होंगे, सब जगह समान तरीके से प्रेजेंट होंगे, सिमेट्रिकल होंगे। और इसी वजह से जो इसकी ज्योमेट्री होती है किसकी, एस सब शेल की, वो सर्कुलर होती है। ज्योमेट्री कैसी होती है, सर्कुलर या स्फेरिकल। तो एस सब शेल में कैसे ज्योमेट्री फाइंड की, रियल वैल्यू से। रियल वैल्यू क्या है, अगर रियल वैल्यू 0 है तो इसमें मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, सिमेट्रिकली प्रेजेंट होंगे और इसकी ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, सर्कुलर हो जाएगी। अब बात करें एस के बाद कौन सा सबशेल आता है, एस के बाद आता है हमारा पी सबशेल। पी सबशेल के लिए रियल वैल्यू क्या होती थी, पी सबशेल के लिए रियल वैल्यू 1 होती थी। रियल वैल्यू 1 है, दैट मीन्स इसमें कितने नॉड्स प्रेजेंट है, इसमें 1 नॉड प्रेजेंट है, 1 नॉड प्रेजेंट है। अब इसकी ज्योमेट्री कैसे बनेगी, ये हमने 2 एक्सेस बना लिए।
अब इसमें क्या करेंगे, हम एक नॉट दिखाना है हमें। एक नॉट कैसे दिखाएंगे, ये बन गया हमारा नॉड। तो इसका मतलब जो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये होता है नॉड। और नॉड क्या होता है, नॉड होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की पॉसिबिलिटी नेग्लिजिबल होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की पॉसिबिलिटी नेग्लिजिबल होती है। तो ये डंबल की तरह इसकी ज्योमेट्री होती है। अब P के लिए हो गया, D के लिए, D में कितने नॉट्स प्रेजेंट होंगे, D के लिए L की रियल वैल्यू क्या होती है, D के लिए 2 होती है। तो D में कितने नोट्स प्रेजेंट होंगे, 2 नोट्स प्रेजेंट होंगे। और ऐसे ही F में कितने नोट्स प्रेजेंट होंगे, F में 3 नोट्स प्रेजेंट होंगे। तो इनकी ज्योमेट्री बनाएंगे। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे द ज्योमेट्री ऑफ सबशेल कैन बी आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये सभी को पता है आपको, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, सबशेल की ज्योमेट्री, एंगुलर मोमेंटम और एनर्जी को आइडेंटिफाई करते हैं। और इसकी वैल्यू, द वैल्यू ऑफ z इज 0, द वैल्यू ऑफ l, l ही तो होती है एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो इसमें लिखेंगे हम द ज्योमेट्री ऑफ the geometry of subshells, the geometry of subshells can be identified, can be identified on the basis of azimuthal quantum number, on the basis of azimuthal quantum number। एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब इसमें आगे क्या लिखेंगे, एस सबशेल के रियल वैल्यू क्या होती है, रियल वैल्यू 0 होती है। तो इसका मतलब क्या होगा कि एस सबशेल में एक भी नॉट प्रेजेंट नहीं होगा। और उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, सबशेल में सिमेट्रिकली प्रेजेंट होंगे। इसमें आगे लिखेंगे द वैल्यू ऑफ एल, द वैल्यू ऑफ एल फॉर एस सबशेल, फॉर एस सबशेल, एल की वैल्यू एस सबशेल के लिए कितनी होती थी, 0 होती थी। 0 एट मीन्स दैट, इट मीन्स दैट इसमें क्या होंगे, एक भी नॉड प्रेजेंट नहीं होंगे। इट मीन्स दैट एस सबशेल, एस सबशेल don't have any node, as subshell एस सबशेल में नॉट्स प्रेजेंट नहीं होंगे। एंड इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, सिमेट्रिकली प्रेजेंट होंगे। एंड इलेक्ट्रॉन्स सिमेट्रिकली प्रेजेंट इन एस सबशेल। सिमेट्रिकली प्रेजेंट इन एस सबशेल। जब इलेक्ट्रॉन्स सिमेट्रिकली प्रेजेंट है पूरे एस सबशेल में, तो ज्योमेट्री कैसी होगी एस सबशेल की, स्फेरिकल और सर्कुलर। सो द ज्योमेट्री ऑफ, सो द ज्योमेट्री ऑफ एस सबशेल should be spherical और circular। अभी मैंने आपको ज्योमेट्री बना के दिखाई थी, सेम वैसे ही ज्योमेट्री बनेगी इसकी। इसमें क्या करनी है, हमें एस सबशेल की ज्योमेट्री बनानी है। एस सबशेल की ज्योमेट्री कैसी होगी, स्फेरिकल और सर्कुलर ज्योमेट्री बनेगी इसमें। एस सबशेल की ज्योमेट्री बनाइए, कैसी बनानी है, हमें सर्कुलर बनानी है।
क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, सिमेट्रिकली प्रेजेंट है। तो ये क्या हो गई, इसकी ज्योमेट्री सर्कुलर ज्योमेट्री हो गई, यानी कि एस सब शेल में एक भी नॉड प्रेजेंट नहीं है, नॉड ही तो प्रेजेंट नहीं है, तो ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, सर्कुलर हो जाएगी। इसको नोट कीजिए। फिर किसके लिए करेंगे, एस सब शेल की हो गई, अब पी सब शेल की फाइंड करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, पी सब शेल के लिए निकालेंगे। पी सब शेल में कितनी आ जाएगी, एल की वैल्यू, एल की वैल्यू पी सब शेल के लिए 1 आ जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, उसमें कितने नॉट्स प्रेजेंट होंगे, उसमें 1 नॉट प्रेजेंट होगा। तो इसमें लिखिए इन पी सब शेल द वैल्यू ऑफ एल, द वैल्यू ऑफ एल इज 1। एल की वैल्यू क्या होगी, पी सब शेल के लिए 1 होगी, तो इसका मतलब क्या होगा, पी सब शेल में एक नॉट प्रेजेंट होगा। इट मीन्स दैट पी सब शेल has one node, एक नॉड है, तो इसकी ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, इसकी ज्योमेट्री एक डंबल की तरह हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, डंबल की तरह। सो इट्स ज्योमेट्री should be like dumbbell, its geometry should be like d dumbbell। अब डंबल कैसे बनते हैं, डंबल ऐसे ही तो होते हैं, तो इसकी ज्योमेट्री हमें ऐसी बनानी है। ज्योमेट्री कैसे बनेगी इसकी, डंबल के जैसी, क्योंकि इसमें कितने नॉड प्रेजेंट है, इसमें एक नॉड प्रेजेंट है, हैज 1 नॉड। तो इसकी ज्योमेट्री बनाइए, कैसी बनानी है, डंबल जैसी ज्योमेट्री बनानी है। और नॉड कहाँ पे प्रेजेंट है, इसमें हमारा नॉड हमारा प्रेजेंट है यहाँ पर। ये क्या है हमारा, ये है हमारा नॉड, क्या है, नॉड। और ये क्या हो गई, हमारा डंबल हो गया। तो इसकी ज्योमेट्री कैसी हो गई, पी सब शेल की ज्योमेट्री कैसी हो गई, डंबल जैसी। ऐसी क्या करेंगे, डी सब शेल के लिए फाइंड करेंगे। इसमें आगे लिखेंगे इन डी सब शेल, इसको नोट कीजिए, इसी में लिख दूंगी फिर मैं। डी सब शेल में कितने नॉट्स प्रेजेंट होंगे, डी सब शेल में सबसे पहले तो एल की वैल्यू फाइंड करेंगे। डी सब शेल के लिए एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल की वैल्यू हो जाएगी 2। जब एल की वैल्यू 2 हो जाएगी तो पी किस सब शेल की बात करें, डी सब शेल में, डी सब शेल में कितने नॉट प्रेजेंट होंगे, 2 नॉट्स प्रेजेंट होंगे। कितने नॉट्स प्रेजेंट होंगे, 2। और उसकी ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, जब उसमें 2 नॉड्स प्रेजेंट हो जाएंगे तो उसकी ज्योमेट्री हो जाएगी हमारी डबल डंबल जैसी। अब एक तो ये हो गया डंबल, अब इसमें 2 नॉड प्रेजेंट है तो दूसरा नॉड ऐसे आ जाएगा इसमें, तो इसमें ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, डबल डंबल जैसी। डबल डंबल जैसी इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी। अब ज्योमेट्री कैसे बनेगी इसकी, अब एक तो ये हो गया हमारा डंबल, अब इसकी दूसरा डंबल और रखना है, वो कैसे रखेंगे इसमें, अब एक डंबल तो ऐसे आ गया हमारा और दूसरा डंबल हमारा दूसरे एक्सिस पर आ गया। किधर आ गया, दूसरे एक्सिस पर दूसरा डंबल आ गया। तो ये क्या हो गई इसकी डी डंबल। और नॉड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सबको पता है, नॉड यहाँ पर प्रेजेंट होता है। नॉड क्या होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन होने की पॉसिबिलिटी नेग्लिजिबल होती है।
तो ये चीज क्लियर हो गई। इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है डी सब शेल की, डबल डंबल। और ऐसी अब किसकी बात करेंगे, कौन सा सब शेल बचा हमारा, देखो एस भी हो गया, पी भी हो गया, डी भी हो गया, लास्ट हमारा बचा एफ सब शेल। अब एफ सब शेल में सबको पता चल गया कि कितने नॉट्स बनेंगे, एफ सब शेल में हमारे 3 नॉट्स बनेंगे। कितने नॉट्स बनेंगे, 3 नॉट्स। इसको नोट कीजिए। अब इसमें लास्ट वाले सब शेल की बात करेंगे। लास्ट वाला कौन सा होता है, एफ सब शेल होता है हमारा। एफ सब शेल में एल की वैल्यू कितनी होती है, एफ सब शेल के लिए एल की वैल्यू होती है 3। जब L की वैल्यू 3 है तो इसमें कितने नॉट्स प्रेजेंट होंगे, 3 नॉट्स प्रेजेंट होंगे F सब शेल के लिए। अब जब 3 नॉट्स प्रेजेंट हैं तो इसका मतलब इसकी ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, ट्रिपल डंबल। कैसी हो जाएगी इसकी ज्योमेट्री, ट्रिपल डंबल जैसी हो जाएगी। अब ट्रिपल डंबल जैसी कैसे हो जाएगी, अब एक डंबल तो बनेगा हमारा एक्स एक्सिस पर और एक वाई एक्सिस पर और तीसरा वाला जेड एक्सिस पर। इसमें डंबल बनेंगे फर्स्ट डंबल कहाँ बनेगा हमारा, इस तरीके से। ये हो गया हमारा सेकंड डंबल। और जो हमारा ट्रिपल डंबल यानी कि तीसरा डंबल बनेगा वो कहाँ बनेगा हमारा, जेड एक्सिस पर बनेगा, इस तरीके से। ये क्या हो गया हमारा, ट्रिपल डंबल हो गया। कैसा हो गया, ट्रिपल डंबल। ये क्या हो गए, तीसरा डंबल, यानी कि एफ सब शेल की ज्योमेट्री हमारी कैसी हो गई, ट्रिपल डंबल जैसी। इसमें कितने नॉट्स प्रेजेंट हो गए, 3 नॉट्स प्रेजेंट हो गए। फर्स्ट वाला ये हो गया हमारा इस तरीके से, सेकंड ये हो गया और थर्ड वाला हमारा इस एक्सिस पर हो गया। तो ये क्या हो गई हमारा, ट्रिपल डंबल। तो यहाँ पे हमारी ज्योमेट्री क्लियर हो गई। एस सब शेल के लिए ज्योमेट्री कैसी होती है, सर्कुलर या स्फेरिकल। और सेकंड कौन सा होता है, पी सब शेल। पी सब शेल के लिए कैसी हो जाएगी, डी डंबल जैसी। और डी सब शेल के लिए कैसी हो जाएगी, डबल डंबल। और एफ सब शेल के लिए कैसी हो जाएगी, ट्रिपल डंबल जैसी ज्योमेट्री। तो ये ज्योमेट्री क्लियर हो गई यहाँ से कि हमारे सब शेल्स की ज्योमेट्री कैसी होती है। अब इसमें बात करेंगे हमारा एंगुलर मोमेंटम कैसे फाइंड करते हैं अलग अलग सब शेल्स के लिए। तो इसका भी एक फॉर्मूला है, आप इसको नोट कीजिए पहले। अब बात करें इसके एंगुलर मोमेंटम की, कि एंगुलर मोमेंटम कैसे फाइंड होता है इसका। एजीमुथल क्वांटम नंबर में सब शेल्स का एंगुलर मोमेंटम कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब इसका एक फॉर्मूला है, एंगुलर मोमेंटम फाइंड करने का एक फॉर्मूला है। कैसे फाइंड करते हैं इसको, ये हमारा इक्वल होता है h/2π√L इंटू L प्लस 1। h/2π√L इंटू L प्लस 1। L की वैल्यू आप सभी को पता है। जैसे हमने एस पी डी एफ चारों सब शेल्स के लिए ज्योमेट्री अलग अलग फाइंड की थी, एस सब शेल के लिए अलग ज्योमेट्री निकाली, पी सब शेल के लिए अलग, डी सब शेल के लिए अलग, एफ सब शेल के लिए अलग, ऐसे ही हम इनका एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे क्योंकि हमारे चारों सब शेल्स के लिए एल की वैल्यू अलग अलग है। अब L की वैल्यू हमने पहले भी फाइंड की थी, क्या निकला था, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था हमने सिग्निफिकेंस में किया था, उसमें हमने L की वैल्यू फाइंड की थी। कैसे निकली थी वो, हमारी L की वैल्यू S सब शेल के लिए तो 0 आई थी। S सब शेल के लिए हमारी L की वैल्यू 0, P सब शेल के लिए L की वैल्यू 1, डी सब शेल के लिए L की वैल्यू आई थी 2 और हमारा लास्ट यानी कि F सब शेल के लिए L की वैल्यू आई थी 3। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, S, P, D, F चारों सब शेल्स के लिए अलग अलग एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे और उनकी वैल्यू भी अलग अलग आएगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम L की वैल्यू पुट करेंगे, S सब शेल के लिए करेंगे, फिर P सब शेल के लिए करेंगे। देखो कैसे रखेंगे, फॉर S सब शेल सबसे पहले S सब शेल के लिए निकालेंगे।
एस सब शेल के लिए जो हमारी एल की वैल्यू होती है, एस सब शेल के लिए हमारी एल की वैल्यू होती है 0। कितनी होती है? 0। एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब एल इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो एंगुलर मोमेंटम भी तो 0 हो जाएगा। अरे जब यहाँ पे एल इक्वल्स टू 0 रखोगे तो 0 में किसी की भी मल्टीप्लाई कर लो 0 ही आएगा ना, तो इसका एंगुलर मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा इसका? 0। कैसे? रख के देख लो आप एक बार। h/2 अंडर रूट 0 इंटू 0 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा? ये 0 ही तो हो जाएगा। h/2 इंटू 0, तो क्या हो गया? ये 0 हो गया। किसके लिए? एस सब शेल के लिए। एस सब शेल के लिए एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया हमारा? 0। अब किसके लिए फाइंड करेंगे हम? पी सब शेल के लिए। एस का तो हो गया, अब टी के लिए फाइंड करो। फॉर पी सब शेल, पी सब शेल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? पी सब शेल के लिए एल की वैल्यू होती है हमारी 1। कितनी होती है? 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे? इस फॉर्मूले में एल की जगह पर 1 पुट करेंगे, तो क्या आएगी एंगुलर मोमेंटम इसकी? तो इसका एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा हमारा h/2 अंडर रूट 1 इंटू 1 प्लस 1। कितना आ जाएगा? 1 इंटू 1 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा? h/2 अंडर रूट, क्या आ जाएगा? h/2 अंडर रूट। तो यहाँ से क्या आ गई हमारी? पी सब शेल के लिए एंगुलर मोमेंटम आ गया। क्या आ गया? एंगुलर मोमेंटम। आप चाहे तो इसे सॉल्व भी कर सकते हो, वरना अगर इतना भी करके छोड़ोगे तो भी ये सही है। तो यहाँ से क्या हो गया? एस सब शेल के लिए हो गया, पी के लिए हो गया। आप किसके लिए निकालेंगे? डी सब शेल के लिए फाइंड करेंगे। डी सब शेल के लिए एल की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे डी सब शेल के लिए एल की वैल्यू है 2। फॉर डी सब शेल, फॉर डी सब शेल एल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2। अब इस फॉर्मूले में क्या करेंगे? एल की जगह पे 2 करेंगे। फटाफट से सॉल्व करके आंसर लिखिए डी और एफ सब शेल के लिए। तो एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा इसका? इसके लिए एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा हमारा h/2 अंडर रूट 2 इंटू 2 प्लस 1। क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 प्लस 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? h/2 अंडर रूट 6। ऐसे ही हम क्या करेंगे? एफ सब शेल के लिए निकालेंगे। एफ सब शेल के लिए निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 2 की जगह क्या रखना है? हमें 3 रखना है, क्योंकि एफ सब शेल के लिए हमारी एल की वैल्यू क्या हो जाती है? 3 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 3। फॉर एफ सब शेल, फॉर एफ सब शेल एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या आ जाएगा? h/2 अंडर रूट 3 इंटू 3 प्लस 1। इसको सॉल्व कीजिए और इसका फटाफट से आंसर लिखिए। अब देखो क्या है इसमें नेक्स्ट। हमने ज्योमेट्री निकाल ली, एंगुलर मोमेंटम निकाल लिया। बात करते हैं इसकी एनर्जी की। एंगुलर मोमेंटम लास्ट वाले का निकाला होगा, वो कितना आ रहा होगा? h/2 अंडर रूट 12 इतना आया होगा लास्ट वाले, यानी कि एफ सब शेल का एंगुलर मोमेंटम। अब बात करें अगर इसकी एनर्जी की, एनर्जी जो डिपेंड करती है हमारी एन और एल पर डिपेंड करती है। एन और एल पर कैसे डिपेंड करती है? अब देखो जो हमारा एन होता है, क्या एन क्या होता है? एन इसमें हमारा होता है नंबर ऑफ शेल्स। सबसे पहली वाली जो क्वांटम नंबर पढ़ी थी हमने, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसमें किसके बारे में पता किया था हमने? एन, यानी कि शेल्स के बारे में। शेल क्या होता है हमारा? एन, और एल क्या होता है हमारा? सब शेल। क्या होता है? सब शेल। अब जो हमारी एनर्जी होती है, क्या एनर्जी, एनर्जी हमारी डिपेंड करती है एन और एल पर। एन और एल पर अगर हमारी एन की वैल्यू कांस्टेंट हो जाए, अगर हमारा एन जो है कांस्टेंट रख दिया जाए, तो हमारी सब शेल्स की एनर्जी, सब शेल्स कौन से होते हैं? एस, पी, डी, एफ,
इनकी एनर्जी का जो ऑर्डर होगा वो SPDF इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। मतलब अगर हमारा n क्या होता है 1 2 3 ऐसी तो होता है 1s2 2s2 2p6 इस तरीके से जो ऑर्डर होता था हमारा कॉन्फ़िगरेशन का, इसमें 1 2 3 क्या है, नंबर ऑफ शेल्स ही तो है। और ये ये क्या है, हमारे नंबर ऑफ सबशेल्स हैं, ये है हमारे SP जो है ये सबशेल्स हैं। और ये जो पहले इनका ऑर्डर है ये क्या है, नंबर ऑफ शेल्स हैं। और ये क्या है, इनमें इलेक्ट्रॉन्स है, क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन्स है। अगर हमारा n यानी कि ये वाले ऑर्डर जो है ये 1 2 3 हमारा कांस्टेंट रख दिया जाए, मतलब या तो 1 हो चारों में या 2 हो या फिर सब में 3 हो, अगर हमारा n कांस्टेंट रख दिया जाए तो जो हमारा SPDF का इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है वो ऐसे होता है। सबसे कम एनर्जी होती है S सबशेल की, फिर उससे ज़्यादा P, फिर P से ज़्यादा D, और सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है F सबशेल के लिए। किसके लिए होती है, F सबशेल के लिए। तो ये तो बात हो गई, अगर हमारी n की वैल्यू कांस्टेंट कर दी जाए तो इसका एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर SPDF बनेगा। एनर्जी का ऑर्डर कैसा होगा, इंक्रीज होगा। कैसे, जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ शेल्स आगे बढ़ते हैं, SPDF। और अगर अब बात करें हमारी L की वैल्यू कांस्टेंट कर दी जाए, मतलब या तो सारे S सबशेल ले लीजिए या सारे P सबशेल ले लीजिए या सारे D सबशेल ले लीजिए, तो ये क्या हो गई हमारी L की वैल्यू अगर हम कांस्टेंट कर दें, L की वैल्यू अगर हम कांस्टेंट कर दे तो हमारा ऑर्डर कैसा होगा, इंक्रीज ही होगा ऑर्डर। कैसे, अब 1s ले लिया, 2s 3s 4s 5s, ये हमने ऑर्डर ले लिया, तो ऑब्वियस सी बात है ऑर्डर जो होगा हमारा एनर्जी का इंक्रीज होगा। हमारे नंबर ऑफ शेल्स क्या होंगे, अगर नंबर ऑफ शेल्स अगर कांस्टेंट कर देंगे तो SPDF की तरफ ऑर्डर क्या होगा, इंक्रीज होगा। और ऐसे ही अगर हम L की वैल्यू यानी कि सबशेल्स कांस्टेंट कर दें, सिमिलर सबशेल्स ले लें, तो हमारा जो एनर्जी का ऑर्डर होगा 1s 2s 3s ऐसे इंक्रीज होता चला जाएगा आगे चलने पर, सीरीज में आगे चलने पर। तो ये चीज क्लियर हो गई, हमारा ऑर्डर कैसा आता है एनर्जी का। तो इसमें आगे देखिए, आगे इसमें क्या लिखेंगे, एनर्जी के बारे में लिखेंगे। अभी हमने क्या बताया, अगर n कांस्टेंट हो जाता है तो एनर्जी कैसे होती है, सबशेल्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे कम S की, फिर P, फिर D, और सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, F सबशेल के लिए। और ऐसी अगर हमारी L की वैल्यू कांस्टेंट हो जाए तो हमारी जो एनर्जी होगी किस पर डिपेंड करती है, n की वैल्यू पर डिपेंड करती है। अगर n की वैल्यू इंक्रीज होती है तो हमारी एनर्जी भी क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। यही लिखेंगे अब इसमें आगे, इफ द वैल्यू ऑफ n इज कांस्टेंट देन एनर्जी ऑफ सबशेल विल बी, इफ द वैल्यू ऑफ n, if the value of n is constant, if the value of n is constant then energy of subshell, then energy of subshell will be, एनर्जी क्या होगी सबशेल की, एनर्जी का ऑर्डर कैसा हो जाएगा, SPDF का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, S, फिर P, फिर उसके बाद आएगा D, और फिर उसके बाद F। तो ये क्या हो गया हमारा एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। किसके लिए, अगर हमारी n की वैल्यू कांस्टेंट हो जाए। देखो कैसे कांस्टेंट आ रही है इसमें n की वैल्यू, एग्जाम्पल में देखो, इसमें यहां से अगर हमने S ले लीजिए, SPDF 4 सबशेल लेने हैं, क्या लेने हैं, S लेना है, P, D और F, ये हमने क्या लिए, 4 सबशेल्स ले लिए। अब क्या करना है, हमें n की वैल्यू कांस्टेंट रखनी है। n की वैल्यू कांस्टेंट कैसे रखेंगे, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 3D आता है ना, 3 3 3 3। तो ये क्या हो गया, हमारा जो नंबर ऑफ शेल्स है वो क्या हो गए, वो तो हमारे कांस्टेंट हो गए, नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट हो गए। तो और हमारा क्या बचा, सबशेल्स बचा, सबशेल्स के ऑर्डर में हमारी क्या होगी, एनर्जी इंक्रीज होगी। सबसे कम S की, फिर P, फिर D और फिर F की क्या होगी, एनर्जी सबसे ज्यादा होती जाएगी। ऐसी बात करें अगर हम इसकी
अगर नंबर ऑफ सब शेल्स हम कांस्टेंट कर दें, एल की वैल्यू हम क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें, इफ द वैल्यू ऑफ एल इज सिमिलर या कांस्टेंट, देन द एनर्जी ऑफ सबशेल, तब सबशेल की जो एनर्जी होगी डायरेक्टली डिपेंड करेगी किसकी वैल्यू पर, एन की वैल्यू पर डिपेंड करेगी। देन द एनर्जी ऑफ सबशेल डायरेक्टली डिपेंड्स on the value of n, मतलब अगर n इंक्रीज होगा तो हमारी एनर्जी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कैसे, हमारा ऑर्डर क्या बनेगा इसमें, जैसे ये ले लीजिए 1s 2s 3s 4s 5s, कहीं तक भी ले लीजिए, 6s ले लीजिए, लेकिन हमें क्या करना है, हमें नंबर ऑफ शेल्स क्या रखने हैं, नंबर ऑफ सबशेल्स यानी कि एल की वैल्यू एसपीडीएफ जो रखने हैं, हमें सारे सिमिलर रखने हैं। क्या रखने हैं, सिमिलर। तो हमारी ऑर्डर क्या होगी, हमारा ऑर्डर होगा इसमें 1 2 3 4 5 6। हमारा ऑर्डर क्या हो रहा है, हमारा ऑर्डर एन की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। एन की वैल्यू पर कैसे डिपेंड कर रहा है, देखो जो हमारे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो ऐसे ऐसे हमारी एनर्जी भी क्या हो रही है, एनर्जी भी हमारी इसमें इंक्रीज हो रही है। तो ये क्या हो गई, इसकी एल की वैल्यू अगर हमने कांस्टेंट रख दी तो हमारी जो एन की वैल्यू पर डिपेंड करेगी एनर्जी। इसमें एक और एग्जांपल देख लीजिए, 3p 4p 5p 6p, इस तरीके से ले लीजिए। तो इसमें ऑर्डर क्या बनेगा, 3p फिर 4p फिर 5p और फिर 6p। तो ये क्या है, एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो यहाँ पे क्या खत्म होती है हमारी एनर्जी। आज क्या किया, ज्योमेट्री पता की है, एंगुलर मोमेंटम फाइंड किया है और हमारी जो एनर्जी है सब शेल्स की वो फाइंड की है। आज के लिए बस इतना ही, कल स्टार्ट करेंगे हम इसमें n+l रूल। n+l रूल क्या होता है, कैसे हम इसको फाइंड करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।